कि हमें चिंतन करने से, मनन करने से, मंथन करने से, कल्पना करने से, जिज्ञासा करने से व्यवस्थित रूप से। मैं मानता हूँ कि वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है बच्चों को कल्पना ना करने देना या ऐसे परिवेश का निर्माण ना करना जिसमें बच्चा कल्पना कर सके। तो आखिर किसी ने कल्पना की थी ना, किसी ने सोचा था कि भारत को आगे बढ़ाना है, या पहला स्पेस मिशन जिसने भेजा होगा, अमेरिका ने, रशिया ने, जिसने भेजा हो, तो कल्पना की, तभी ये संभव हुआ। और जब ये कल्पना व्यवस्थित होती है, तार्किक होती है, तो इसे विज्ञान में प्राक कल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। और मेरा एक प्रश्न है आपसे कि वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां दिखाई पड़ती हैं आपको? इस पे चर्चा करिए। देखिए, वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये एंग्लो यूरोपियन मॉडल पर टिकी हुई है। एंग्लो यूरोपियन मॉडल कहता था कि भारत का बच्चा सोच ना पाए, चिंतन ना कर पाए, मनन मंथन ना कर पाए, उसके अंदर जिज्ञासा का भाव ना आ पाए, वो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को रोकते थे, रटा रटाया उत्तर लिखना था, जिज्ञासा का भाव मिटाना था। हमारे ग्रंथ कहते थे, यदि अनंत को जानना है, यदि ब्रह्म को जानना है, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अनंत को जानने की जिज्ञासा करो। लेकिन उस जिज्ञासा की प्रवृत्ति को धीरे धीरे मारा गया। ये एंग्लो यूरोपियन मॉडल की शिक्षा में आज भी है। जो प्रश्न पूछा जाता है उसका रटा रटाया उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थी को बाध्य किया जाता है। एलकेजी से लेकर देखा जाए तो स्नातक, परास्नातक भी यही प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है। तो आज की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जो समस्या मुझे नज़र आती है, वो है नवोन्मेष की कमी, मौलिकता की कमी, नवाचार की कमी। और उसका कारण ये है कि हमें चिंतन करने से, मनन करने से, मंथन करने से, कल्पना करने से, जिज्ञासा करने से व्यवस्थित रूप से रोका जा रहा है। तो यदि हम इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में एक आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। हमारे शास्त्रों ने हमें क्या सिखाया, हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमें क्या सिखाया कि सदैव प्रश्न करना है। उपनिषद में यम नचिकेता का संवाद हो, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद हो, या महाभारत में हम देख सकते हैं कि कई ढेर सारे संवाद है। युधिष्ठिर का हम देख सकते हैं यक्ष के साथ संवाद है। और इसी तरह के कई संवाद हमें मिलते हैं, भीष्म पितामह का संवाद है, विदुर का संवाद है। तो इन सारे संवादों में प्रश्न पूछा जा रहा है, संवाद किया जा रहा है, किसी विषय पर चिंतन किया जा रहा है, गहराई से जाना जा रहा है, विस्तार से जाना जा रहा है, उसके विभिन्न पहलुओं और आयामों को समझा जा रहा है, जिसे वर्तमान समय में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। आज वो अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन जो है, उसे उसकी प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इन सब बातों का प्रावधान किया गया है, लेकिन वो कब तक लागू हो पाएंगी, शिक्षक अपनी मनोवृत्ति कब ऐसी बना पाएगा, कब ऐसी अभिवृत्ति बना पाएगा कि वो अधिक से अधिक जो प्रश्न हैं उनको आमंत्रित करे विद्यार्थियों से, उन्हें कल्पना करना सिखाए। कल्पना कई तरीके से की जा सकती है। कल्पना एक व्यवस्थित तरीके से की जा सकती है और एक अव्यवस्थित तरीके से की जा सकती है। जब कल्पना व्यवस्थित तरीके से की जाती है, तार्किक रूप में की जाती है, कारण कार्य संबंध बैठाकर की जाती है, और जब हम उसमें प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, उससे खोज की जाती है। जब खोज होती है तो नया सिद्धांत बनता है, या फिर आविष्कार होता है तो नई वस्तु का निर्माण होता है। और जब यही कल्पना को हम व्यवस्थित रूप से करते हैं व्याकरण के नियमों के साथ में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, तो साहित्य का निर्माण होता है, नया काव्य रचा जाता है, नया गद्य लिखा जाता है। कहानी, उपन्यास, कथाओं और पौराणिक शैली में हम बहुत कुछ रचते हैं और लिखते हैं, लेकिन इसका मूल क्या है? कल्पना करना, जिज्ञासा करना, प्रश्न करना। जब विद्यार्थी के अंदर बचपन से ही प्रश्न करने की, जिज्ञासा करने की, कल्पना करने की प्रवृत्ति आएगी, तो निश्चित रूप से मौलिकता का विकास होगा। और मैं मानता हूँ कि वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है बच्चों को कल्पना ना करने देना, या ऐसे परिवेश का निर्माण ना करना जिसमें बच्चा कल्पना कर सके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कल्पना की चर्चा की, जिसमें आपने व्यवस्थित और अव्यवस्थित कल्पना का जिक्र किया। आप उस अव्यवस्थित कल्पना के आयाम पर भी थोड़ा दृष्टि डालें। देखिए, जो अव्यवस्थित कल्पना होती है, इसमें हम विद्यार्थी को बिना किसी विषय से संबद्ध हुए उसके विचारों को एक खुला आयाम देते हैं और कहते हैं कि कुछ भी कल्पना करो, कुछ ऐसा कल्पना करो जो आज तक ना की गई हो।
वृक्ष है, तो वृक्ष के बारे में आप क्या कल्पना कर सकते हो भाई? आदमी कहेगा कि वृक्ष का गुण जो होता है वो देने का होता है, वृक्ष छाँव देता है, वृक्ष फल देता है, वृक्ष जो है वो सूख जाए तो लकड़ी देता है ईंधन के रूप में। यदि बारिश हो रही है तो वृक्ष में छुप जाएंगे तो हमको बारिश से जो हम भीगते हैं वो बचेंगे। इसी प्रकार वृक्ष के बारे में व्यवस्थित कल्पना की गई है, लेकिन कुछ ऐसी कल्पना कीजिए आप जो अव्यवस्थित हो वृक्ष के बारे में, तो उसके लिए करेंगे। अब इसमें सभी बच्चों से जब आप क्लास में कहेंगे तो सभी बच्चों से अलग अलग बातें आएंगी। कोई कहेगा देखिए चांद को हम मामा कहते हैं, चांद को हम कहते हैं कि चांद टेढ़ा मुंह टेढ़ा है, चांद में हम अपनी प्रेयसी देखते हैं, प्रेमिका देखते हैं। चांद को कुछ लोग देखकर करवा चौथ का व्रत खोलते हैं तो कुछ लोग रोज़ा खोलते हैं। चाँद में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएँ करते हैं, तो हम और क्या नई कल्पना कर सकते हैं चाँद में? चाँद को हम शीतलता देने वाला कहते हैं, लेकिन चाँद का अपना प्रकाश नहीं है, तो क्या चाँद को अंधा कहा जा सकता है? तो चाँद के बारे में और कितनी कल्पना कर सकते हैं, वृक्ष के बारे में और कितनी कल्पना कर सकते हैं, कितने उपमाओं से अपनी बातों को कह सकते हैं। जब ये हम छोटे बच्चे में इसको डेवलप करेंगे अव्यवस्थित कल्पना, हमको बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को सही नहीं करना है। जैसे बच्चे ने कहा कि वृक्ष जो है वो अब बादलों में उगा करेंगे, या वृक्ष जो है वो अब उड़ा करेंगे, तो हमको बच्चों को डांटना नहीं, हमने कहा और कल्पना करो और कल्पना करो। तो वो कहेगा कि वृक्ष की जड़ जो है वो ज़मीन से निकल आएगी और वो फिर जाके तने में लिपट जाएगी, तो हमको डांटना नहीं है, क्योंकि हमने देखा है बरगद के वृक्ष को कि बरगद के वृक्ष का जो तना होता है, जो डाली होती है, वो जड़ का रूप ले लेती है। तो क्या जड़ ऊपर से निकल सकती है? चिंतन को प्रोत्साहित करना है। धीरे धीरे हम देखेंगे जो अव्यवस्थित चिंतन है उससे नए नए विचार आएंगे और फिर उसे व्यवस्थित कर दें, और जब व्यवस्थित कर दें तो नए आविष्कार होंगे। विक्रम साराभाई ने सोचा कि भारत को स्पेस में आगे ले जाना है, तभी तो विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर जो अभी मेरे ख्याल से केरला में है, और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और गगनयान मिशन को लॉन्च किया गया, उसके 4 एस्ट्रोनॉट का चयन किया गया। तो आखिर किसी ने कल्पना की थी ना, किसी ने सोचा था कि भारत को आगे बढ़ाना है। यह पहला स्पेस मिशन जिसने भेजा होगा, अमेरिका ने, रशिया ने, जिसने भेजा हो, तो कल्पना की तभी ये संभव हुआ। और जब ये कल्पना व्यवस्थित होती है, तार्किक होती है, तो इसे विज्ञान में प्राक कल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, और हाइपोथेसिस ही किसी नई शोध का, रिसर्च पेपर का आधार होती है। तो अव्यवस्थित कल्पना से हम कल्पना को उड़ान देते हैं, कोई दबाव नहीं देते हैं। उन्मुक्त आपको दे दिया हमने चिंतन का अवसर, गगन दे दिया, उड़ो जितना उड़ना है। लेकिन जब हम बताएंगे कि इतिहास में ऐसे चिंतन करो, ऐसे कल्पना करो, तो हो सकता है कि LKG से लेकर के 10वीं 12वीं तक के जो बालक हैं उन्हें दिक्कत आए। लेकिन जब कहेंगे कल्पना करो अव्यवस्थित रूप में, तो उसे सोचने का मौका मिलेगा। ये सोचने का मौका उसके दिमाग को उर्वरा बनाएगा। जैसे बीज डालने से पहले खेत में हम मिट्टी को क्या करते हैं, हल से हटाते हैं, ट्रक से हटाते हैं, भुरभुरी करते हैं, उसी प्रकार ये भुरभुरा करना है मस्तिष्क को, अव्यवस्थित कल्पना करना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।